2027 में होने वाले पंजाब और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी एक्शन मोड और इलेक्शन मोड में आ चुकी है। विनोद तावड़े जो महासचिव भी है और राज्यसभा के सांसद भी, उन्हें यूपी का प्रभारी बनाया गया है। बिहार में उनके काम को देखते हुए और साथ में जातिगत समीकरण में उसकी समझ को फायदा उठाते हुए पार्टी ने उन्हें प्रभारी बनाने का ऐलान किया है। साथ में ईश्वर भाई को सह प्रभारी भी बनाया गया है और उनके लिए भी कहा जाता है कि वो पन्ना से लेकर के और जो लो लेवल के कार्यकर्ता होते हैं उन्हें साधने में माहिर बताए जाते हैं। इसके अलावा सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है और पंजाब में बीजेपी की स्थिति इस तरीके से इतर है क्योंकि यूपी में बीजेपी सत्ता में है, वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी, अकाली दल और कांग्रेस के बीच में अपनी क्षेत्रवार विस्तार को, संगठन को मजबूती देने के लिए पंजाब में बीजेपी काम करती हुई नजर आ सकती है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के लिए प्रभारी और सह प्रभारी और पंजाब के लिए प्रभारी का नाम का ऐलान किया गया है। कैमरा सहयोगी कुलदीप के साथ राहुल डबास, दिल्ली। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आज नीट और अन्य परीक्षाओं मामले में सुनवाई हुई। साफ तौर पे सीजीपी के जो द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था उसमें भी आज दिल्ली पुलिस की तरफ से और बिहार पुलिस की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया। दिल्ली पुलिस की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया उसके अंदर 200 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों का घायल होना बताया। वहीं जब सीजीआई के सामने तमाम तथ्य और साक्ष्य रखने की बात सामने आती है तब बड़े पैमाने पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में सुनवाई के दौरान देखा गया और साफ तौर पे सीजीआई ने भी उस पर टिप्पणी की। वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक हाई लेवल कमेटी बना दी गई है जिसके अंदर में पूर्व जस्टिस हाई कोर्ट और तमाम डीजीपी जो पूर्व हैं उनको लिया गया है, सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर को लिया गया है। तमाम तरह के लोगों के साथ ये एक पूरी कमेटी बनाई गई है जो अब इस पूरे मामले का निरीक्षण करेगी, जांच करेगी। ऐसे में तमाम तरह के सवाल लगातार सीजीपी पार्टियों के जो अधिवक्ता थे उनकी तरफ से उठाते हुए नजर आए और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि लूट, हत्या और पॉस्को जैसे मामलों की जो एफआईआर है उसको पूरी तरह से अलग कर देनी चाहिए। कोर्ट ने भी इस बात को तकसीम किया यानी कि माना और साफ तौर पे कहा कि अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सरकार को तमाम जो एफआईआर हैं उन सभी को एक साथ करनी चाहिए और 142 अनुच्छेद के अलावा 21 अनुच्छेद का भी जिक्र खासतौर से किया गया जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि पॉस्को, हत्या और जो रेप वाले मामले हैं उनको दूसरी एफआईआर के अंदर में सम्मिलित किया जाए। हालांकि पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आज सुनवाई होती हुई नजर आई। एक हाई लेवल कमेटी बना दी गई है। कल इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट पेश की जा सकती है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सरकार के द्वारा जिस तरह से सीजीपी के लोगों के साथ में वादे किए गए थे उनका मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में उठता हुआ नजर आया। साफ तौर पर सरकार कहीं ना कहीं जवाब देने में अभी लापरवाही कर रही है, चूक कर रही है। अब देखना ये होगा आने वाले समय में जो हाई लेवल की मीटिंग अब होती हुई नजर आएगी। ऐसा सीजीपी के जो पदाधिकारी हैं उनका कहना है। वहीं हाई लेवल कमेटी जो बनाई गई है वो अब आगे क्या कुछ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर में पेश करेगी और उसके बाद क्या कुछ निर्णय, क्या कुछ फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत की ओर से देखने को मिलेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ ये दुआ सली, दिल्ली। प्रदेश भाजपा कार्यालय पर सुबह से बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और गढ़वाल के तीनों सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी और टिहरी की सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह और इन तीनों लोकसभाओं के सभी विधायक जो भाजपा विधायक हैं उनको भी इस मीटिंग में बुलाया गया है। लगातार मीटिंगें चल रही है और मीटिंगों का दौर जारी है और ये ठान लेने की कोशिश हो रही है कि ज़मीनी फीडबैक क्या है। ज़मीनी हकीकत की नब्ज समझने के लिए विधायकों से बात की गई। इसके अलावा जो पदाधिकारी थे उनसे बात की गई और विधायकों ने अपना फीडबैक भी दिया। इसी को लेकर के चूँकि इलेक्शन ईयर है, बहुत कम समय विधानसभा के चुनाव में रह गया है, इन तीनों बैठकों में आज इस बात पर फोकस रहा कि कहीं लोगों में नाराज़गी तो नहीं है, जो विकास की योजनाएं हैं वो किस तरह से धरातल पर मूर्त रूप ले रही हैं और इसके अलावा फीडबैक क्या है और वो फीडबैक जो लोगों के दिमाग में है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। और इस बात की भी चर्चा हुई जो दिल्ली का जो जैन जी आंदोलन है, जो जैन जी खड़ा हो गया था आंदोलन में, कि वहाँ अपने उत्तराखंड में, पूरे राज्य में, पहाड़ या मैदान में किसी क्षेत्र में उसका भी असर देखने को मिल रहा है कि नहीं। कई विधायकों ने इस बात का जिक्र भी किया कि जैन जी को ध्यान में रखकर आगे की चुनावी योजनाएं बनानी होंगी। लेकिन मुख्यमंत्री और तमाम बड़े नेताओं ने आपस में बातचीत की और एक ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश की है जो इलेक्शन की जीत तक ले जाए। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ देहरादून से अजीत सिंह राठी।
चमोली टनल हादसे में रेस्क्यू अभियान 117 घंटे लगातार चला, जो आज 2 श्रमिकों के रेस्क्यू के बाद समाप्त हो गया। बता दें 13 तारीख को यह हादसा पीपल कोटी के निर्माणाधीन THDC टनल में हुआ था, जहां 22 लोग इस हादसे में फंस गए थे, जिसमें 12 लोगों को सकुशल निकाला गया। वहीं 10 लोगों की दुखद मौत इस टनल हादसे में हो गई। इस पूरे हादसे में जहां 117 घंटे से ज़्यादा का रेस्क्यू अभियान ये चला गया, जिसमें SDRF, NDRF, जिला प्रशासन, आर्मी, ITBP के जवानों के द्वारा लगातार इसमें रेस्क्यू अभियान चलाया गया। हालांकि इन दिनों पानी बड़ा संकट रेस्क्यू दल के बना रहा, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से टनल में पानी का रिसाव हो रहा था और भारी मात्रा में मलबा होने की वजह से रेस्क्यू दलों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आखिरकार 6 दिन बाद जो 2 अन्य श्रमिक फंसे हुए थे उनको भी निकाल दिया गया है। देखिए 13 को जो टनल में हादसा हुआ था उस दिन 19 लोग उसमें निकाले गए थे, जिसमें 12 लोग सकुशल अस्पताल में भर्ती रहे, जिनका इलाज चल रहा है। 7 लोग मृत निकाले गए थे। शेष 3 लोगों के रेस्क्यू का काम लगातार जारी रहा। एक शव कल बरामद हुआ है और आज 2 शव बरामद हुए हैं। इस प्रकार टोटल 10 लोगों की इस घटना में मृत्यु हुई है। इस तरह मृतकों की संख्या 10 हो गई है। वहीं 12 लोगों का इलाज जिला अस्पताल गोपेश्वर में चल रहा है। चमोली से न्यूज़ स्टेट के लिए संदीप। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम सोसाइटी की अंतिम रिपोर्ट सामने आ गई है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा को बड़ी राहत मिली है। सूत्र की माने तो SIT ने दोनों को क्लीन चिट दे दी है। जानकारी के मुताबिक यूपी शासन को सौंपी SIT की अंतिम रिपोर्ट को आगे की कार्रवाई के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी गई है। माना जा रहा है कि जिस तरह की SIT की रिपोर्ट आई है उसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दी गई है, यानी कि अब चंपत राय और अनिल मिश्रा को निर्दोष कर दिया गया है। लेकिन देखना यही होगा कि जिस तरह सारी रिपोर्ट आई है उसका क्या देखा जाएगा। लेकिन इस मामले में 8 लोग गिरफ्तार किए गए थे, जो जेल में बंद है और मामले की सुनवाई चल रही है और विवेचक आशुतोष मिश्रा इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि SIT की अंतिम रिपोर्ट में महासचिव रहे चंपत राय और सदस्य रहे अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दिया गया है। अयोध्या। मध्य प्रदेश के भिंड में दर्दनाक सड़क हादसा सामने निकल के आया, जहां पिकअप और डंपर की भिड़न से 26 लोग घायल हो गए और 8 लोगों की मौके पे मौत हो गई। हालांकि इसको लेके अब जांच की जा रही है और बताया जा रहा है कि पिकअप में सवार सभी मजदूर उत्तर प्रदेश के थे, जो भिंड के पास धान बोने के काम के लिए आए थे, लेकिन वापसी जाते वक्त ये भिड़न में उन लोगों की मौत हो गई। जैसे भिड़ंत हुई तो आसपास के लोगों ने उन लोगों को वहां से निकाला और 26 घायल लोगों को ग्वालियर रेफर कर दिया। फिलहाल कई लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर डंपर और पिकअप में दोनों में से गलती किसकी थी। लेकिन प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार पिकअप काफी तेज रफ्तार से आ रही थी, जिसके कारण ये हादसा हो गया। सहयोगी अभय के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मेरठ के कोतवाली थाना इलाके से मात्र 200 मीटर की दूरी पर मौजूद दारुल उलूम अरेबिक मदरसे से पढ़ाई करने वाला एक छात्र अब उत्तर प्रदेश ATS की बड़ी कार्रवाई के बाद जांच के घेरे में है। बिहार के पूर्णिया का 24 वर्षीय मोहम्मद जफर को ATS ने जैसे मोहम्मद से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ATS के मुताबिक जफर पर मदरसे के नाम पर चंदा जुटाने, कथित तौर पर उस रकम का एक हिस्सा पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन तक पहुंचाने और स्पेशल सोशल मीडिया के जरिए हिंसक जिहादी विचारधारा को बढ़ावा देने का आरोप है। जांच के दौरान जफर का मेरठ कनेक्शन सामने आया है। बताया गया है कि वर्ष 2018 से वर्ष 2022 तक मेरठ के गुदड़ी बाजार में दारुल उलूम अरबिक मदरसे में पढ़ा था और मौलवी की उपाधि हासिल करने के लिए यहां पर उसने दाखिला लिया था। मदरसे के प्रधानाचार्य रिजवान के मुताबिक जफर ने पहले सत्र में परीक्षा दी थी, लेकिन 600 में से मात्र 124 अंक हासिल कर सका और वह फेल हो गया। इसके बाद उसने दूसरे सत्र में दोबारा प्रवेश लिया, लेकिन परीक्षा नहीं दी।
मदरसा प्रबंधन का कहना है कि पढ़ाई के दौरान जफर का व्यवहार बेहद शांत था और उस वक्त किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी सामने नहीं आई थी। रिजवान के मुताबिक जफर के दाखिले के समय एक व्यक्ति ने अभिभावक के तौर पर अपनी पहचान दर्ज कराई थी। अब एटीएस की जांच सिर्फ जफर की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके पूरे नेटवर्क को खंगालने की कोशिश की जा रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि कथित तौर पर चंदे के नाम पर पैसा कहां से जुटाया जाता था, किन किन लोगों के जरिए रकम को आगे भेजा जाता था और पाकिस्तान में नेटवर्क किस तरीके से स्थापित किया हुआ था। इसके साथ ही जफर की सोशल मीडिया गतिविधियां और उसके संपर्क में आए लोगों पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। पैसा इन्वेस्टमेंट करने वाली एक फर्म से हुई तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की चोरी का खुलासा थाना सेक्टर 20 पुलिस ने करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में से एक आरोपी वो भी है जो पैसा चोरी करने से पहले उसी फर्म में तकरीबन 45 लाख रुपए निवेश कर चुका है। मनचाहा रिटर्न ना मिलने के चलते पैसे चोरी करने का प्लान बनाया और प्लान बनाने के बाद बिना नंबर प्लेट की एक गाड़ी लेकर सेक्टर 25 से पैसा लेकर रफू चक्कर हो गए और अलीगढ़ में एक अपने रिश्तेदार के घर पर पूरा पैसा रखा। पुलिस ने तकरीबन 500 के आसपास सीसीटीवी फुटेज चेक किए और उसके अलावा कई 100 गाड़ियां चेक की गई, जिसके बाद ये संदिग्ध गाड़ी पकड़ में आई और उसके बाद अब पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ 48 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। साथ ही जो पकड़े गए आरोपी हैं उनमें से 2 लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री भी होना सामने आई है। तो निवेश के नाम पर कैश का लेन देन बड़े स्तर पर नोएडा की इस तरीके की फर्मों में चल रहा है, उसको लेकर इनकम टैक्स विभाग को भी नोएडा पुलिस जानकारी देगी। 1.5 करोड़ रुपए कैश देने वाले व्यक्ति ये पैसा कहाँ से लाया उसको लेकर भी जांच की जाएगी और फिलहाल पूरे पैसे को बरामद करने के बाद 6 आरोपियों को जेल भेजने का काम किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। योगी सरकार ने कृत्रिम खाद्य सामग्रियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया और मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद मथुरा जिले में भी लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। लगातार डीएम के आदेश पर खाद्य विभाग की टीम जगह जगह जाकर मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने में लगी है। अब कोसी कला इलाके के हुसैनी गांव में भी खाद्य विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर अवैध रूप से दूध और पनीर बनाया जा रहा था। मौके से बड़ी संख्या में केमिकल बरामद हुए हैं। 500 किलो पनीर और 2000 लीटर जो मिलावटी दूध था उसको नष्ट कराया है। साथ ही जो मिलावटखोर थे उनके खिलाफ संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। अब खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम का सख्त निर्देश है, अगर मिलावट की तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लगातार सूचनाओं पर जगह जगह खाद्य विभाग की टीम छापेमार कार्रवाई कर रही है। मथुरा में लगातार जो मिलावटखोरों का नेटवर्क है वो बड़ी संख्या में बताया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में अधिक से अधिक ऐसी छोटी छोटी फैक्ट्रियां संचालित कर रखी हैं जहां पर अवैध रूप से दूध और पनीर के सेंटर बने हुए हैं और वहां से जगह जगह सप्लाई भी होता है। अब देखने वाली बात होगी कि कितने ऐसे सेंटरों को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम निस्तेनाबूद करती है। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। फिलीपींस में आयोजित एशियन गेम्स में भारत की एक बेटी ने वो कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। 22 साल की अरिहा ने एरोबिक्स जिम्नास्टिक कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। हमारे साथ अरिहा है, हमारे साथ डेलीगेशन के हेड इंद्रजीत सिंह राठौर साहब हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले अरिहा, जब आपको पता चला कि आप गोल्ड जीत चुकी हैं तो वो पहली फीलिंग क्या थी? क्या आपने सोचा था कि आप इस लेवल पर पहुंचेंगी? सबसे पहले नमस्ते। मुझे बहुत खुशी हुई उस वक्त जब मैंने मेरी स्कोर देखी। स्कोर बोर्ड पे सबसे टॉप में जब मेरी स्कोर आई, जब मैंने देखे तो मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे थोड़ा गर्व भी महसूस हुआ, क्योंकि मैं ये सिर्फ मेरी खुद की नहीं बल्कि हमारे कंट्री के लिए, इंडिया के लिए मैं घर पे ये लेके जा रही हूँ। तो और उतना आसान नहीं था, मैं कहूँगी कि वो आसान नहीं था, क्योंकि जो पिछले साल के पिछले एशियन चैम्पियनशिप के जो एशियन चैम्पियन थी वो भी थी, उसके साथ मैं कम्पीट कर रही थी, तो वो उतना आसान नहीं था। मुझे थोड़ा डर भी लगा था एशियन चैम्पियन के साथ कम्पीट करते समय,
पर मैंने किया जो मुझे करना था और उसकी वजह से ये मिला, तो मुझे बहुत खुशी हुई। इस बात में कोई शक नहीं है। एक बार मैं चाहूँगा कि आप फिर से अपना गोल्ड मेडल दिखाएं। ये देखिए, ये तस्वीर जो है वो इस बात का सबूत है कि भारत के खिलाड़ियों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। अगर सरकार ठीक से व्यवस्था दे, अगर जिस तरह से फाइनेंशियल दिक्कत होती है वो दिक्कत ना हो और खिलाड़ियों को हर तरह से मजबूत किया जाए, तो फिर ऐसे और गोल्ड मेडल जो हैं वो भारत के लिए ये खिलाड़ी ला सकते हैं। गूगल मैप की एक गलत दिशा किस तरह बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है, इसका ताज़ा उदाहरण जगदलपुर शहर में देखने को मिला। चेन्नई से रायपुर जा रहे एक भारी भरकम ट्रेलर के चालक ने रास्ते की सही जानकारी के लिए गूगल मैप का सहारा लिया, लेकिन मैप के दिखाए रूट पर चलते ही ट्रेलर जगदलपुर शहर के तंग और अंदरूनी रास्तों के बीचों बीच फंस गया। शहर के मुख्य और संकरे रास्तों पर जैसे ही यह विशालकाय वाहन पहुंचा, वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। अंदरूनी सड़कों पर ऊपर की ओर लटकी छोटी मोटी पेड़ों की डालियां ट्रेलर से टकरा गई और टूट गए। पेड़ों की कई शाखाएं टूटकर नीचे गिर जाने पर लोगों का हुजूम वहां जमा हो गया। भारी वाहन की आवाजाही के लिए शहर के बाहर बाईपास का उपयोग बड़ी गाड़ियों को आमतौर पर किया जाता है, लेकिन शहर के अंदर प्रवेश करने के बाद सड़क की कम चौड़ाई, तीखे मोड़ बड़ी गाड़ियों के लिए काफ़ी परेशानी और मशक्कत का सबक है। ट्रेलर को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन ट्रेलर को सुरक्षित बाहर निकालने पर भी पुलिस को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा। इस समय अयोध्या में सावन झूला मेला चल रहा है और लगभग 500 साल बाद राम मंदिर में भगवान राम की पालकी निकली और वे कुबेर टीला पर गए। वहाँ पर उनका जो है उत्सव चल रहा है, झूलन उत्सव चल रहा है। माना जा रहा है कि 500 साल बाद ऐसा मौका आया है जब भगवान राम अपने दरबार से निकलकर पालकी पर बैठे और वो कुबेर टीला पर गए। 15 अगस्त से मेला चल रहा है और 15 अगस्त से लगातार भगवान रामलला झूले पे झूला झूल रहे हैं। इसके साथ ही उनके सामने राज उत्सव भी चल रहा है। माना जा रहा है जितने श्रद्धालु वहाँ पहुँचकर रामलला का दर्शन कर रहे हैं और झूलन उत्सव का आनंद भी ले रहे हैं। कुल मिलाकर देखा यही जा रहा है कि जिस तरह से रामलला पालकी पर निकले और झूला झूले और अब उनके सामने राज उत्सव चल रहा है। जितने भी कलाकार हैं वहाँ पर गायन कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। जिस तरह देखा जा रहा है कि सावन का महीना है तो सावन के गीत भी गाए जा रहे हैं, भगवान को दिखाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अयोध्या में सावन झूला मेला जो है वो चरम पर है और श्रद्धालु जो हैं वो रामलला दर्शन के साथ साथ भगवान रामा के झूलों का भी आनंद ले रहे हैं। शुक्ला, न्यूज़ से अयोध्या। जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षा रद्द होने के बाद देवेंद्र महतो गुट ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है, तो वहीं दूसरा गुट अभी भी अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जेएसएससी सीजीएल से चयनित अभ्यर्थी भी अब अपनी नाराजगी जता रहे हैं और प्रोजेक्ट भवन के गेट के बाहर खड़े होकर वे अपने साथ हो रही नाइंसाफ़ी को लेकर सरकार को कोसते नजर आ रहे हैं। बीती रात हेमंत सोरेन ने एक आपात कैबिनेट की बैठक बुलाकर 14वीं जेपीएससी के साथ ही 23 और 25 के बैकलॉग परीक्षाएं, इसके अलावा टीडीपीएल की तरफ से आयोजित कराई गई तमाम जो परीक्षाएं थी उनको रद्द करने का ऐलान किया। अब छात्रों के बीच संशय ये है कि 11वीं और 13वीं जेपीएससी को लेकर सरकार की तरफ से किसी भी बात को क्लियर नहीं किया गया है। छात्रों का मानना है कि 11वीं और 13वीं जेपीएससी में भी टीडीपीएल की संलिप्तता थी। ऐसे में अब छात्र यह मांग कर रहे हैं कि सरकार यह साफ करे कि क्या 11वीं और 13वीं जेपीएससी में जिस तरीके से टीडीपीएल की संलिप्तता थी तो वो परीक्षा भी रद्द होगी या नहीं। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि छात्रों का ये आंदोलन और कितने दिनों तक चलता है या फिर सरकार की तरफ से इन्हें लिखित आश्वासन कब तक मिल पाता है। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बाद आज गिरावट देखने को मिली है और बताया जा रहा है कि एक सही मौका हो सकता है कि जब आप सोने और चांदी को खरीद सकते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरह से अब त्यौहार का मौसम करीब आ रहा है उस तरीके से अगर देखें तो सोने की कीमतें अगर अब गिरती हैं तो वो सबसे बेहतर समय माना जाता है, क्योंकि बिल्कुल त्यौहार में सोने और चांदी की कीमतें बढ़ जाती हैं क्योंकि डिमांड बढ़ती है।
सोने की कीमत में 802 रुपए की गिरावट यानी करीब 1% से भी कम की गिरावट दर्ज की गई है प्रति 10 ग्राम के हिसाब से। तो वहीं चांदी में करीब 1.5% की गिरावट दर्ज की गई है, करीब 2,500 रुपए सस्ती हो गई है चांदी, वहीं 802 रुपए सोना सस्ता हुआ है। लेकिन जानकार कह रहे हैं कि अभी भी सोने की कीमतों में और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की जाएगी अगले 8 से 10 दिन तक। उसके बाद फिर से सोने की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। यानी ये कहा जा सकता है कि एक सही समय है सोने और चांदी में निवेश का। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ सईद आमिर, न्यूज़ स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।